अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, ख्वाहिश यही, मेरे दिल की तमन्ना यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों। रब आपको आफ़तों से, मुसीबतों से और हासदों से जो है वो महफूज रखे, आमीन। और आइए मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक और नया खूबसूरत दिन हमें नसीब हुआ। गो कि वो लोग जो शायद किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला होंगे, उनको ये दिन भी बड़ा आम सा दिन लग रहा होगा। लेकिन अभी सुबह ऑफ़िस आने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी सुन रही थी जिसमें बताया गया था, जिसमें ये चीज़ सिखाई गई थी, समझाई जा रही थी हम बंदों को कि हम रब की सबसे ग्रेट क्रिएशन है। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है, और जब हमें भेजा गया है तो उस भेजने के पीछे कोई मकसद भी है। और वो मकसद ये है कि ये तो एक इम्तिहानी कमरा है जहाँ पर हम वो लिख रहे हैं जो हमने सीखा है। और हमने सीखा क्या है? जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है। लेकिन क्या वो हमने सही तरीके से सीखा है और हम उसको बरत रहे हैं? ये एक सवाल है। तो इसलिए इस ज़िंदगी को जो है वो रब की नेमत समझिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत तोहफ़ा है जो रब ने अपने बंदों को दिया है। और इसको हम कैसे गुजारते हैं, इसका जवाब जो है वो रोज़े महशर, रोज़े आखिरत जो है वो हमने ज़रूर देना है और देना होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ें ज़िंदगी की जो है वो बेहतर तरीके से आप चला सकें। परेशानियाँ भी हैं, मुसीबतें भी हैं, बीमारियाँ भी हैं, नाचाकियाँ भी हैं, कहीं रंजिशें हैं। ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तभी मिलकर जो है वो एक ज़िंदगी का जो तस्वुर है वो मुकम्मल होता है। कभी आप अगर दिन की ही बात कर लें, जो रब की कुदरत की ही हम जो है जब हम बात करते हैं, तो आप देखें अंधेरा है। जब अंधेरे की कोई अंधेरा है, डार्क, आप देखते हैं कि रात, काली रात हो जाती है, लेकिन जब सुबह होने वाली होती है तो रोशनी की एक किरण जब आप महसूस करते हैं तो आपको ये उस वक्त अंदाज़ा होने लग जाता है कि बस अब इस एक रोशनी की किरण ने जो है वो इस अंधेरे को तोड़ दिया है। अब जो है ये अंधेरा रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़िंदगी का फिनोमेना भी ऐसा ही है कि आपको लगता है अंधेरा होने लग गया है, ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। और कहते हैं कि उम्मीद की किरण कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी से। और एकदम से ऐसा होता है कि रब की तरफ से कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है, कोई ऐसा रास्ता बनता है आपके लिए कि वो रोशनी की किरण की तरह आता है और उस अंधेरे को, वो जो एक खौफ आप पर तारी हुआ होता है, उसको तोड़ कर चला जाता है। और ये सोचना कि शायद मेरे लिए ज़िंदगी में चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसा मैं चाहता हूँ, ये मैं भी सोचती हूँ अक्सर। ये मेरे साथ भी ऐसा होता है अक्सर कि मैं कहती हूँ यार मैं तो ये सोच रही थी कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। या मैंने, एक लफ्ज़ जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और इतना इस्तेमाल करते हैं कि जो है बस हमें लगता है कि इस लफ्ज़ पे जो है ना वो हमारी कोई वो है कंट्रोल है। और वो लफ्ज़ होता है प्लानिंग का, कि भाई मेरी प्लानिंग तो ये थी कि मैंने इस चीज़ को ऐसे करना है और ये ऐसे हो नहीं पा रही। अब जब वो ऐसे नहीं हो पा रही तो वो मुझे कंफ्यूज कर रही है, वो मेरा फोकस ख़राब कर रही है, वो मेरे विज़न को जो है ना वो ख़राब कर रही है। आई एग्री कि जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं वो बड़े अच्छे मैनेजर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन क्या ये ख़ासा हर किसी में मौजूद होता है? और वो लोग जो बहुत बड़े बड़े प्लानर्स हैं, यकीनन उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से यूनिफॉर्म लाइफ गुजारी होती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक स्केड्यूल के हिसाब से हमेशा आगे लेकर चले होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे तरीके से, बाकायदगी के साथ, वक्त की कदर करते हुए जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन शायद हर शख्स में जो है ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी यूनिफॉर्म लाइफ जो है वो गुजार सके। लेकिन हाँ, प्लानिंग जो है वो अपने अपने अंदाज में शायद हर इंसान करता है। मैंने भी अपनी लाइफ की बहुत सारी प्लानिंग्स की थी, अपने करियर के हवाले से लेकर, अपनी लाइफ के हवाले से लेकर। लेकिन वो हुआ जो रब ने चाहा, वो हुआ जो मेरे लिए शायद
बहुत बेहतर था, वो जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने हर लम्हे को जो है वो अब ऐसे सोच लिया है कि ये आने वाला लम्हा जो है वो मेरे लिए ज़िंदगी में कोई सरप्राइज़ लेकर आएगा। क्योंकि अब इस लेवल पर आकर जहाँ पर भी मैं पहुँची हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, रब का बहुत करम है। रब ने सोच से ज़्यादा नवाजा है और वो कुछ दिया है जो शायद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। तो अल्लाह का पहले तो बहुत शुक्र। लेकिन जो मैं आज आपसे बात कहना चाहती हूँ, अपने दिल की बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि शायद मैंने इतना सोचा था और मुझे इतना सारा मिला। क्योंकि जब ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होने लगीं, क्योंकि मैं एक कम अक्ल इंसान हूँ, मैं कम सोच रखती हूँ, मेरे देखने का दायरा कितना होगा, शायद मैं सिर्फ ये जो मेरे आमने सामने चीज़ें हैं मैं इनको देख सकती हूँ। मेरे पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों की ख़बर जो है वो इंसानों को नहीं, कम से कम मुझ जैसे आम इंसान जो हैं वो इस चीज़ की समझ सोच नहीं रखते कि आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, या हमसे किसी को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, या उससे बढ़कर एक और ख़ास चीज़ कि रब आपसे क्या काम लेने वाला है, आपको किसके लिए वसीला बना देगा रब। हम अपने घरों में जब रहते हैं तो हमारे जो प्यारे हैं, जो हमारे खूबसूरत रिश्ते हैं, जो हमसे मंसूब हैं, जिनसे हम जुड़कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या पता रब चाहता हो कि आप वसीला बने और आपके ज़रिए जो है वो आपके घर के जो रिश्ते हैं वो परवान चढ़ सकें। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हम ये मैं जो अब बात करने जा रही हूँ ना आपसे, उस बात को आप लोग खुले दिल से सुनिएगा और खुले जहन के साथ जो है उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा। ये बात उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने घर के फाइनेंस को देख रहे होते हैं, वो तमाम लोग जो अपने घर के पहिए को चलाने के लिए जो है वो पैसे जनरेट करते हैं, चाहे वो पत्थर तोड़कर मजदूरी करते हैं या वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में बैठकर जो है वो एसी वाले रूम में बैठकर जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। दोनों का मकसद क्या है? दोनों का मकसद ये है कि वो अपने घर वालों को एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दे सके, उन्हें खुश रख सकें, उन्हें अच्छा खाना पीना मुहैया कर सकें वो, और यही तमाम ख्वाहिशें जो हैं वो एक अच्छा इंसान जो अच्छा दिल रखता है, जो एक नरम दिल रखता है, वो ये ख्वाहिश करता है। चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शौहर है, माँ है, बहन है या बेटी है, कोई भी, मैं इस वक्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रही। आप मर्द हैं या औरत हैं, आपका अपने घर वालों से जो भी रिश्ता है, आप जब अपने घर से निकलते हैं और अपने प्यारों के लिए आप रिस्क की तलाश में जाते हैं, जो कि रब की प्लानिंग है। रब चाहता तो आपके घर के किसी और शख्स को भी जो है वो ये जिम्मेदारी दे सकता था कि वो अपने घर से निकले और जाकर मेहनत करके कमा के आए, क्योंकि कमाना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो कमाई आप करके अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, मेरा दीन कहता है कि वो भी एक नेकी है, वो भी एक ऐसा सदका है जिसका सवाब आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। तो बोझ समझकर कभी भी जो है वो अपने काम पर ना जाइए और ये एहसान मत जताइए कि मैं अपने घर वालों पर, अक्सर शौहर ऐसे करते हैं कि वो अपनी बीवियों पर जो है वो बहुत एहसान जता रहे होते हैं कि देखो मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ और मैं तुम लोगों पे ही खर्च कर रहा हूँ। अगर आप उन पर खर्च कर रहे हैं तो ये रब का करम है आप पर कि रब ने आपको इतना नवाजा है और रब ने आपको वसीला बनाया है कि आप अपने घर वालों के लिए जो है वो उनकी निगहदाश्त कर सकें। एक लम्हे को ये चीज़ सोचिएगा कि ये चीज़ आपके हाथ से छिन जाए और यही जो रब ने आपको वसीला बनाया है वो किसी और को बना दे। बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर घर के जो बड़े हैं वो या तो अल्लाह की रहमत में जा चुके होंगे या किसी और वजह से वो इस काबिल नहीं होंगे, शायद ये लफ्ज़ भी नामुनासिब सा है, या रब ने उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं रखी बेहतर तरीके से कि वो अपने घर वालों को संभाल सके। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो अपने घर के लिए
उस पहिए को आगे चलाने के लिए बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, मेहनत करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मर्दों के हवाले से तो ये कहा जाता है कि रब ने उनकी ज़िम्मेदारी रखी है कि वो अपने घर वालों की किफ़ालत करेंगे, उनकी निगहदाश्त करेंगे। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, अपने घर के आप सरबराह हैं, तो रब ने आपको वसीला बनाया है, उसका शुक्र अदा कीजिए और ये बात सोच लीजिए कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये नेकी है और इसका अजर आपको दुनिया में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जो है वो ज़रूर मिलेगा। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो भी माशाल्लाह से पिछले कई अरसे से, बल्कि इन्होंने बचपन से लेकर और आज जब माशाल्लाह ये एक नामवर शख्सियत हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और जो इनके फैमिली का एक वाहिद सरबराह था, उन्होंने इस लेवल पर आकर जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट किया कि चाहे पहले हालात ख़राब थे लेकिन प्लानिंग ऐसी रही जिस पर रब का करम हुआ कि आज माशाल्लाह से एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। ख़ुद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पेशेंस के लिए भी, क्योंकि इनको ये पता है कि रब ने इनको वसीला बनाया है, तो जहाँ हो सकता है गुंजाइश ज़रूर रखते हैं। एक अच्छे दिल के मालिक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बताइए, वो लोग आजकल तो माशाल्लाह लड़कियां भी कमा रही हैं, पूरे घर चला रही हैं, मर्दों से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, ऐसा है। ये बताएं, वो लोग जो घर, जिनको रब ने वसीला बनाया होता है, ठीक है, कि आपने पैसा कमा के और घर के पहिए को चलाना है, अक्सर वो लोग जो है मैंने देखा है कि वो बड़ा आइसोलेट हो जाते हैं, वो बोझ समझ रहे होते हैं कि यार ये कितना मुश्किल काम है, ये बर्डन मुझ पर डल गया है। हालांकि रब की प्लानिंग होती है, रब आपको वसीला बनाकर और अपने बंदों तक रिस्क पहुंचाना चाहता है, तो जो वसीला होता है वो वैसे ही हाथ पैर छोड़ देता है अपना। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं ख्याल उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। हाँ, लेकिन ये कि जब खुदा ने आपको इस पोजीशन पर रखा है, तो आपको हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र करें कि आप किसी काबिल हुए कि किसी को सपोर्ट कर सकें और अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास को बोझ ना समझें और उससे अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र अदा करने से आपको जो तक़वियत मिलती है और आपको एक हौसला रहता है। तो वो लोग जो खुदा में बिलीव करते हैं और जो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, उन्हें कभी कोई ज़िंदगी की कोई चीज़ बोझ नहीं लगती। चले जी, तो आइए एक बार फिर मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं। और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि सोचें, अब वो जो मांगने वाला हाथ होता है या वो शख्स जो होता होगा डॉक्टर साहब, वो कितनी बेबसी का आलम होता होगा ना कि आपके पास खुद कुछ नहीं है और आप मांग रहे हैं, हाथ फैलाना। अल्लाह रहम करे ये वक्त किसी पर कभी ना आए, दुश्मन पर भी ये वक्त ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेबसी होती है जब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी मजरूह हो रही होती है। और आप एक जगह सोचें कि आपका देने वाला हाथ है, तो आपकी सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है डॉक्टर साहब, लेकिन ज़िंदगी तब्दील हो जाती है इस लेवल पर। सो आपकी, जिस तरह हम लाइफ को डॉक्टर साहब अक्सर जिक्र भी करते हैं, आपके पेरेंट्स की भी बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजरी है और डॉक्टर साहब आपकी भी माशाल्लाह ऐसे ही ज़िंदगी रही है। देखें ना, कोशिश से ज़िंदगी बनती है जहन्नुम भी, ठीक है ना। तो कोशिश करनी चाहिए और आदमी अगर कोशिश करता रहे और लगन सच्ची हो, अगर आपके दिल में खोट ना हो, तो आप यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। एग्जैक्टली ठीक है, ये डॉक्टर साहब ने ठीक कहा। बट प्लानिंग ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में, लेकिन ये यकीन रखिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी प्लानिंग बेहतर से बेहतर होती है, वो रब की मर्ज़ी होती है आपकी ज़िंदगी में। जब तब्दीलियाँ भी आ रही होती हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करें। कुछ लोग डिप्रेशन में या आइसोलेट हो जाते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं। अब से कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़पेपर था, उसमें कुछ चीज़ें थी, तो मैं उसमें देख रही थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को पढ़ने के बाद। डॉक्टर साहब इस बात की जो है वो तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे कि मैं जिस वक्त बात करने जा रही हूँ वो मैं कम सुनना या जो बहरापन है उसके हवाले से मैं आपके सामने एक बात शेयर करने जा रही हूँ
कि ये जो हमारे मुल्क की अगर मैं बात करूं या साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं और उसमें मैं पाकिस्तान के अपने हिस्से की बात करूं, तो यहाँ पर शहरों में तो फिर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि अगर आपको बहरापन है या आप सुनते हैं तो आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो गांव देहात है वहाँ पर रिपोर्ट ये कहती है कि डॉक्टर साहब हर 10वां या 12वां बच्चा जो है वो बहरापन का शिकार हो रहा है। सो व्हाट डू यू से कि ये रेशो इस तरह बढ़ रहा है अगर, तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में तो हम एक लंबी तादाद में मौजूद होंगे जहाँ बच्चे जो हैं वो, क्योंकि अगर वो बहरे हैं तो वो फिर गूंगे भी होंगे। पैदाइशी अगर बहरे हैं तो गूंगे होंगे। सही। अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चों को सुनाई देता है, अगर उनके कान में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ कम सुनाई दे, तो इसका अजाला है, उसका है सलूशन है। राइट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो पैदाइशी तौर पर बहरे हैं, मतलब वो सुन नहीं सकते, अगर पैदाइशी तौर पर ये मसला है तो वो गूंगे भी होंगे, डेफ एंड डम होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने कान में किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई वायरल की वजह से वो चीज़ बिगड़ती जाती है, कान बहता रहता है, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कराते और एक ऐसा लेवल आता है कि वो बहरे हो जाते हैं। वो उनकी अपनी खुद की गलती है, अपनी जो है वो कहना चाहिए इग्नोर करते रहते हैं, फिर कर लेंगे जिसकी वजह से बहरापन हो जाता है और आप सुनने की सलाहियत से जो है वो महरूम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कितना बड़ा तबका होगा जो इस तरह का होगा जो वायरल को या इन्फेक्शन को ट्रीट ही नहीं करता होगा? मैं ख्याल है मोर देन 50% हमारे लोग जो हैं इजी लेते हैं शुरू में, जो बढ़ा लेते हैं मर्ज को, और मोर देन 50% कान में दर्द होता है। दर्द में तो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि पेन इज़ द ओनली सिम्टम, एक वो कैफियत है जो डॉक्टर से रिश्ता कायम करती है पेशेंट का। सही। दर्द होता है तो आते हैं। होता है कि कान के पर्दे के पीछे। डॉक्टर साहब मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगी, हम इसको पूरा प्रॉपर्ली डॉक्टर साहब से जानेंगे। एक ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सवाल भी मैं शामिल करूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर फसीउल्लाह अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ख़ास बात आज प्रोग्राम में हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि ज़रा सी आपकी कोताही, आपकी लापरवाही आपको या आपके घर के किसी भी फ़र्द को बहरापन में मुब्तला कर सकती है। और मैं आपको ये बताऊं कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर तो हम रंग, बाल छोटे होने पर या कद कम होने पर जो है वो रिश्ते जो हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा एट द एंड आप कितने बड़े घर में पैदा हो, लड़का हो लड़की हो, माँ बाप को शादी की फ़िक्र ही होती है डॉक्टर साहब के शादी होनी है, अच्छे घर होनी है, और ये अच्छी बात है। ये भी एक ज़िंदगी को मुकम्मल करने का एक फ़ेज़ है जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है। लेकिन अक्सर शादियां टूट जाती हैं इस बहरापन की वजह से। पहले पता नहीं चलता, जब बाद में पता चलता है तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। सो ये इसके अलावा अगर आप कहीं डॉक्टर साहब काम भी करते हैं और आप ऊंचा सुनते हैं तो यहाँ तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सही बात है। और अभी एक मेरे पास यंग लड़का आया। अच्छा। कि मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे जो है वो मेडिकल में फेल कर दिया गया। क्योंकि हियरिंग का प्रॉब्लम था। राइट। तो अब उनको वो ढूंढते रहे, अपना ये लोग रहीम यार खान से थे। अच्छा। वहाँ डॉक्टरों से पूछा, लाहौर गए, उन्होंने कहा भाई ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये तो भी बहरा है, 3 महीने बाद सर्जरी होगी। उसको टाइम मिला था 6 हफ्ते का। देन ही केम टू मी लकीली और आई डिड द सर्जरी माशाल्लाह और ही गॉट द जॉब। वाह वाह। तो इनफैक्ट बात ये है, इम्प्लांट किया उसका? नहीं बहरापन था, कान के पर्दे में सुराख था। थोड़ा सा बहरापन, लेकिन वो परफोरेशन की वजह से उसको रिजेक्ट किया था मल्टीनेशनल। तो अब अर्ज है कि मेडिकल चेकअप्स में ये भी देखा जाता है कि आपकी कान की पोजीशन क्या है, आप कितना सुनते हैं, हियरिंग टेस्ट होता है, मुआयना होता है। तो अब मैं बता रहा था कि लोग क्यों इग्नोर करते हैं। होता है कि कान में दर्द है, इग्नोर करते हैं, कान का दर्द ख़त्म हो गया क्योंकि बह निकला, तो फिर आपके पास टाइम नहीं था, आप गए, इग्नोर किया और कान बहता रहा, आप काम करते रहे। ये कान के पर्दे के पीछे जो मवाद है वो बहुत जहरीला होता है और वो जो है हड्डियों को गला देता है और ये बहता रहता है। और क्योंकि दर्द नहीं कर रहा है तो आप अपने रोज़मर्रा के काम करते रहते हैं, जॉब पे जाते रहते हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं,
लेकिन अपने आप को ये नहीं समझते कि वो आइंदा जाके आपको ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा। तो आप इस तरह जो है कान बहने लगता है और उसकी तरफ फिक्र नहीं होती क्योंकि दर्द नहीं होता। इन्फेक्शन होता है, वायरल होती है, ये क्या चीज़ होती है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आमतौर पर, और नज़ले के बाद ये कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाता है नज़ले का, जिससे नेगेटिव प्रेशर की वजह से प्लाज्मा खून का सफ़ेद वाला हिस्सा जमा हो जाता है। अच्छा, उसमें एक जरासीम चला जाए तो मवाद बन के फट निकलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने बात की, आपने कहा कि फ्लू की वजह से या साइनसिस की वजह से होता है। अच्छा, नॉर्मली हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं कि जब आपको फ्लू का मसला हो तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आप वो अपने फ्लू के लिए कर रहे हैं ना, कि जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, जो भी चीज़ है, तो डॉक्टर साहब उस एंटीबायोटिक का जो असर है वो आपकी हियरिंग पे भी पड़ रहा होता है या उससे भी कोई लिंकअप करती है ये चीज़? एक्चुअली एंटीबायोटिक जो फ्लू में दिया जाता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको कवर नहीं करता, तो वो उन जरासीम कवर कर लेता है। लेकिन अगर जरासीम आजकल इतने रेजिस्टेंट हैं कि अगर उसके बावजूद वो एंटीबायोटिक वहाँ काम ना करे तो कान में मवाद हो सकता है, बहने निकल सकता है। ओके, राइट, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या रीज़न होता है ये कान के ख़राब हो जाने का? देखिए, बचपन में बच्चे जो हैं, छोटे बच्चन छोटों से लें तो बच्चों को दूध पिलाते में सर ऊंचा ना रखें तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर बच्चे आते हैं, माओं को चाहिए जो दूध पिला रहे हैं बचपन से देखें, छोटेपन से कि फीडर भी दें तो सर ऊंचा रहे। एक सेकेंडली, ऐसे बच्चे जो मुंह खुला रखते हैं, मुंह से सांस लेते हैं और उनका मुंह अक्सर खुला रहता है, तो वो एडिनॉइड की वजह से, एडिनॉइड टॉन्सिल्स की तरह गुदूद होते हैं जहाँ नाक के पिछले हिस्से में होते हैं, जहाँ कान के पर्दे से आके एक ट्यूब खुलता है। वो अगर एडिनॉइड बड़े हुए हों तो कान में नेगेटिव प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसे फीलिंग होती है जैसे जहाज़ लैंडिंग के बाद कान बंद हो जाता है ना। शुरू में तो बंद रहेगा, बच्चा बताता नहीं है, और फिर उसके बाद कान के पर्दे के पीछे लगी 3 हड्डियां जो हैं वो जब हवा में हिलती है, कि उधर हवा होती है, और अगर वहाँ पानी जमा हो जाए कान के पर्दे के पीछे तो हड्डियाँ पानी में हिलेंगी तो रेजिस्टेंस मिलेगा। पानी बहुत अरसे तक जमा रहेगा, वहीं पर रहेगा, तो उसमें लेस पैदा हो जाती है। तो मैं एक मिसाल दूँ, खाली बाल्टी में आप हाथ चलाएं, बाल्टी खाली नहीं, हवा से भरी हुई है, हाथ चला लेते हैं, आप पानी भर दें, हवा डिस्प्लेस होगी, हाथ चलाएं, रुकावट मिलेगी। आप पानी निकाल के फेंक दें, उसमें शहद भर दें, हाथ चलाएं तो हाथ चला नहीं पाएंगे इतना सा। तो इसी तरह कान का पर्दा जो हिल रहा है तो हड्डियां हवा में हिल रही हैं। फिर वो पानी आ गया नेगेटिव प्रेशर की वजह से, यानी सफ़ेद हिस्सा प्लाज्मा खून का आ गया, जिसे नज़ले का अक्सर पानी कहते हैं, उसमें हड्डियाँ हिलेंगी तो रुकावट मिलेगी। अगर वही बहुत देर तक रहे तो उसमें लेस पैदा हो जाएगी, फिर उससे हड्डियां मुश्किल से हिलेंगी। अच्छा, अगर उसमें फाइब्रोसिस जाता है अंदर नहीं, पानी जो है पानी में लेस हो जाता है, वो शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। और अगर वो गाढ़े से जाकर फाइब्रोसिस हो जाए तो हमेशा के लिए डेफनेस हो गई, कान के पर्दा चिपक गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ 2 कैटेगरीज है ना, एक वो है जो पैदाइशी तौर पर जो है वो बहरेपन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बोल भी नहीं पाते, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। डॉक्टर साहब, रीज़न क्या होता है? मैं उस पर बताता हूँ। मैं पहले बता दूँ कि मैंने कहा बच्चों से छोटेपन से कहा कि दूध पिलाते सर ऊँचा रखे, टॉडलर्स में आगे जो स्कूल के एज में है कि उनमें जो है एडिनॉइड्स हैं। अच्छा। फिर उसके बाद आप बड़ों में आ जाएं, हाँ। तो बड़ों में नज़ला ज़ुकाम है, इसकी वजह से साइनसाइटिस है, इन्फेक्शन है, नज़ला है, बार बार गले में गिर रहा है, तो उसकी वजह से कान बंद होकर ये हो सकता है, ये वजह है कान के इन्फेक्शन। राइट, ये आपने कहा 2-3 वजूहात हैं, हर उम्र में मुख्तलिफ चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने कहा मैक्सिमम जो है चांसेस यही होते हैं कि इनकी वजह से जो है वो आपके कान में ख़राबी पैदा हो सकती है। जिनको पैदाइशी तौर पर बहरापन है डॉक्टर साहब, वो उसका जो पैदाइशी पैदा होते हैं ना, जब बच्चे सुनते नहीं हैं तो बोल नहीं सकते, तो होते वो नॉर्मल हैं, कान उनका देखने में सही होता है, लेकिन जो सुनने की हिस्स जहाँ से पैदा होती है वहाँ पर उनके सुनने के वो सेल्स जो सेंस करते हैं आवाज़ को, वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कुछ नहीं कर सकते, उनका टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके डायग्नोज कर लें कि हाँ भाई ये वजह है, इनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। अक्सर ये कज़न मैरिजेस में होता है, आपस में कज़न मैरिजेस में बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें ये जीन होते हैं, तो ये खराबी पैदा होती है। और उसका इलाज हमारे पास पहले नहीं होता था, अल्लाह का शुक्र है ईयर 2000 में मैंने पहला कॉकलियर इम्प्लांट उन्हीं बच्चों पे किया कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी गूंगे बहरे रह जाए
उनको मशीन फिट कर दें, वो सुन सकें। जब वो सुन सकेंगे तो बोलना भी सीखेंगे, तो दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट, क्योंकि जब आपका बच्चा सुन नहीं सकता, अदरवाइज तो हल्की सी भी आहट होती है, आवाज़ आती है, तो बच्चा अपना हेड टर्न करता है उस तरफ ना, बड़ी यंग एज में, कुछ दिन का बच्चा भी जो है, अब तो जो है वो एकदम से आप देखें ना, 1 दिन 2 दिन का बच्चा है, वो आंखें पूरी खोल रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, चिप लगे हुए बच्चे आ रहे हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। सो जो है वो आपको टर्न करता है, हेड टर्न करता है, तो आप बड़ी आसानी से जो है डॉक्टर साहब बताते हैं। मैं आगे जाकर इन सवालों को भी शामिल करती हूँ आगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बताते हैं, टेस्ट है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, अब आपको फिजिकली तो उसका कान मन सब ठीक है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, वो क्या टेस्ट है जो आप कर सकते हैं जिससे आप ये जान सकें कि अब बच्चे को जो है वो हेयरिंग प्रॉब्लम है? सबसे पहला टेस्ट तो माँ उसको ज़ोर से आवाज़ दे सोने के 5 मिनट के अंदर। ठीक है। जैसे ही बच्चा सोता है, दूध पिला के जैसे लेटा है, 5 मिनट के अंदर उसको ज़ोर से आवाज़ दे उसके नाम से। अच्छा। तो 4 महीने का बच्चा रेस्पॉन्स देगा। ओके। 4 महीने से पहले वाले 4 महीने का बच्चा आंखें खोलेगा, माँ की तरफ रेस्पॉन्स देगा। सही। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम टेस्ट करना चाहें एग्जैक्टली देखने, तो बच्चा छोटा है, वो तो बता नहीं सके, आवाज़ जा रही नहीं, बोल भी नहीं सकता, 4 महीने का बच्चा है, तो उसका बेरा टेस्ट होता है, ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, बेरा टेस्ट में कान में आवाज़ डालते हैं और कान से जो लहरें दिमाग तक जाती हैं उसका एक ग्राफ निकलता है, इसी तरह जैसे पट्टी निकलती है, जैसे ECG निकलता है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हियरिंग बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ईयर इज नोन एज बेरा टेस्ट। तो बेरा टेस्ट करवाने से पता लग जाता है कि क्या इनकी पोजीशन है, सुनाई देता है या नहीं देता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब ये तो बात कंफर्म है ना कि जो बहरा होंगे बच्चे होंगे वो गूंगे होंगे, ठीक है, दोनों चीज़ों का एक पैरेलल, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं ना, एक बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन उसको सुनने की हिस्स है उसकी, लेकिन बोलने का कोई ऐसा नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। दोनों नहीं, सुनना लाजिम है कि अगर सुनेंगे तो आप पहचान करेंगे आवाज़ की और बोलना सीखेंगे, और बोलने की उम्र पहले 6 साल उम्र के हैं, ठीक है, और ये जो बच्चे जिनको आवाज़ जा ही नहीं रही, जो पहचान नहीं सकते, तो वो उस चीज़ को अदा नहीं कर सकते, तो बोलना नहीं सीखते हैं। सही। देखिए, छोटे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी आप गोद में लेके दिन रात आप उनको दिखा रहे, चाँद, चिड़िया, पानी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये उनको रोना तो सिखाया होता है, वो ये रोते स्पीच तो थेरेपी आप दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। रोना तो उनको रोना उन्होंने सीखा होता है, रोते हैं वो इस दुनिया में आकर। ये रोना जो है ये एक जिंदगी की अलामत है ना, जो बच्चा, हाँ एग्जैक्टली, वो रोएगा भी नहीं तो वो फिर अपनी माँ को कैसे बताएगा? ये रोना जो है ना वो माँ के लिए साइन होता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। माँ बच्चे के रोने से जो है वो समझ सकती है। तो ये रोना और ये कुछ हिस्से हैं जो आप डेफ एंड डम्ब बच्चों में भी जो है ये उन चीज़ों के साथ इस दुनिया में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किस उम्र में आके जो है इसका इलाज क्या मुमकिन है? अगर पैदाइशी बच्चा गूंगा बहरा है तो फिर उसका इलाज क्या है? उससे मैंने कहना कि पैदाइशी बिल्कुल नहीं सुनाई देता, बेरा टेस्ट में नेगेटिव आता है, तो फिर हम मशीन के लिए जाते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। ठीक है। ये सर्जरी में हम एक इम्प्लांट कर देते हैं, मशीन को अंदर कान के पीछे लगा देते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड बाहर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड इनर ईयर में डालते हैं। तो वो जो मशीन है अंदर, इसमें मैग्नेट है, फिर बच्चे 1 महीने के बाद उसे स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। ये ऑपरेशन होता है बेहोश करके। अच्छा। जब स्विच ऑन करते हैं तो बाहर एक आला लगाते हैं। अच्छा। ये जो आला है प्रोसेसर है। अच्छा। ये प्रोसेसर उस अंदर वाली मशीन में मैग्नेट होता है, मैग्नेट से चिपक जाता है। अच्छा। और ये प्रोसेसर रिसीव करता है, प्रोसेसर आवाज़ों को, माहौल की, आपकी बातचीत को, और आपके साउंड एनर्जी को वो मैग्नेटिक एनर्जी में तब्दील करता है, और मैग्नेट टू मैग्नेट अंदर वाले मशीन पे मैसेज देता है। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन है आप रिसीव करते हैं, अंदर वाली मशीन मैग्नेट जो रिसीव करते हैं मैग्नेटिक इम्पल्स को, पैगाम को, वो चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, तो वो जब फिर जाता है वहाँ तो आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिर बाहर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ? बाहर लगा होता है प्रोसेसर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र क्या है इस सर्जरी के लिए? अब एक बच्चा, उसकी उम्र हो गई है, अगर 10-12 साल की उम्र है, 10-12 साल में वो कम सीख, देखिए ये उम्र है बहुत तेज़ी से बंदा सीखता है। सही है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ये ताकत कम होती जाती है, और दूसरे
क्योंकि ज़बान का और इन मसल्स का इस्तेमाल नहीं करता है तो ज़बान को लौटा नहीं सकता, अल्फाज नहीं बना सकता, तो ये आर्टिकुलेटिंग मसल्स जो हैं ये काम नहीं करते हैं, तो फिर वो उसको तो फिर आप आइडियल 6 साल से पहले करते हैं। 6 साल से पहले अगर आपका बच्चा डेफ एंड डम है, गूंगा बहरा है, तो उसका इलाज मुमकिन है। कॉक्लियर इम्प्लांट ये आप करवा सकते हैं। और अगर 6 साल से कम की उम्र होगी बच्चे की तो साथ साथ स्पीच थेरेपी भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ उसके बोलने की सलाहियत जो है, जब वो सुनने लगेगा तो वो फिर बोलने की प्रैक्टिस उसको स्पीच थेरेपी के ज़रिए कराई जाएगी। अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, 10-12 साल भी हो गई है, तो कम अज़ कम उसकी सर्जरी करवा सकते हैं, बट प्रोसेस लेकिन वो बोलना बहुत देर से सीखेंगे। अगर ये बच्चा जो कॉक्लियर इम्प्लांट वाला है 1-1.5 साल में बोलना सीख लेता है तो दूसरे बच्चे उसको 4 गुना टाइम लेंगे। तो होता है कि फिर वो इरिटेट होकर लगाना छोड़ देते हैं, फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो है वो अभी हमें रिसीव हुआ है, उसमें बात ये कही गई है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, इन्फेंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं लड़कियां बड़ा जल्दी बोलने लग जाती हैं ना, 8-9 महीने की उम्र या आप लगा लें 1 साल की उम्र में बहुत जल्दी बोलने लगती हैं, लेकिन लड़के थोड़ा सा कुछ स्लो बोलते हैं। एग्जैक्ट एज क्या है बच्चे की कि अगर वो इस एज पे ना बोले तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हाँ अब जाके चेक करवाना चाहिए आपको? कोई एज है इस तरह मेडिकल? पहले 8-9 महीने में बच्चा पापा मामा ये बोलने लगता है। हाँ। और कुछ बच्चे 1 साल 1.25 साल में 1 लफ्ज़ बोलने लगते हैं, 2 लफ्ज़ मिलाकर 2 साल में बोलने लगते हैं, पूरे सेंटेंसेस 2.5-3 साल में बोलने लगते हैं। ये एक नॉर्मल अगर ये एक नॉर्मल है ग्रोथ फैक्टर कि इस तरह बोलते हैं। अगर आपका बच्चा देर से बोल रहा है तो आप उसको टेस्ट कराएं, बेरा टेस्ट कराएं। आप खुद देखें कि कोई चीज़ गिरती है सोते में तो उठता है नहीं, और चौंकता है कि नहीं सोते में। अगर कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो या आप म्यूज़िक ऑन कर दें तो आपको दौड़ के आता है कि नहीं उधर। तो बच्चों को म्यूज़िक बहुत पसंद है। राइट। अच्छा, इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह और मज़ीद एक बार डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी वो ये कि वो बच्चे जो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं उनका इलाज मुमकिन है। कॉक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए जो है उनकी सलाहियत को ठीक किया जा सकता है। यकीनन रब जैसा बनाता है वैसे तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। 6 साल से कम उम्र में अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट अपने बच्चे का करा लेते हैं तो स्पीच थेरेपी के ज़रिए वो बेहतर बोल भी पाता है और सुन भी पाता है। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं मुमकिन है, बट बोलने की सलाहियत जो है वो थोड़ी स्लो होती है। सेकंड चीज़ ये जिस पर मैं डॉक्टर साहब की तरफ फिर आऊँगी कि कुछ बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा 8 महीने से 1 साल की उम्र में अगर वो एक लफ्ज़ भी बोल रहा है, मम्मा पापा दादा दादी, जिसके पास वो ज़्यादा रहता है उसका नाम लेना पुकारना शुरू कर देता है। देन वो 2 लफ्ज़ बोलेगा, 2-2.5 साल की उम्र में आके वो छोटे स्मॉल सेंटेंसेस जो है अपनी ज़रूरत आपको बताने लग जाएगा। अगर इस पीरियड में कहीं आपको डिले आप महसूस करें तो डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज़ दादा दादी और नाना नानी वो बेहतर, वो कह रहे तो नहीं इसका बाप भी बहुत देर में बोला था, इसकी अम्मा ने भी जल्दी बोलना शुरू कर दिया था, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। वैसे लड़कियां नॉर्मली चैटर बॉक्स होती हैं डॉक्टर साहब, वो लड़कों से ज़्यादा बोलती हैं, ज़्यादा बोल, जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं समझ गई डॉक्टर साहब आपकी बात। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ठीक है ऑप्शन तो दे दिया डॉक्टर साहब ने कॉक्लियर इम्प्लांट का, खर्चा कितना आता है? खर्चा बहुत कॉस्टली है एक्चुअली। ये इतना कॉस्टली है कि खर्चा बताते हुए आदमी को खुद दुख होता है। हाँ। नियरली $20,000 का तो ये मशीन है। $20,000 की जो आप फिट करते हो? ओके। तो वो $15,000 से $20,000 की है। अगर आप उसमें भी कुछ वैरायटी है, कुछ कम की कुछ ज़्यादा की, तो ये कॉस्टली बहुत होता है। अच्छा, आप हमें डॉलर में नहीं, हम पाकिस्तानी रुपए में हम आम बंदे पाकिस्तानी 25 लाख तक पड़ता है जाकर। 25 लाख रुपए का कॉक्लियर इम्प्लांट तकरीबन। अच्छा जी, तो ये तो फिर हो गया बड़ा मुश्किल काम डॉक्टर साहब। तो मतलब ये तो वो हो गया कि बहुत कुछ चंद लोग होंगे जो शायद इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हों कि 25 लाख रुपए जो है वो खर्च करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने 150 कॉक्लियर इम्प्लांट डोनेट किए हैं और करवा रहे हैं। क्या बात, फ्री हो रहा है। ज़बरदस्त। और कराची में हॉस्पिटल है
इंडस हॉस्पिटल, अच्छा, वहाँ भी फ्री कॉक्लियर इम्प्लांट लग रहा है। अच्छा, तो ये एक ऑप्शन आप दे रहे हैं कि देखें बात ये है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको इंडोर्स करना चाहिए। आप इंडस हॉस्पिटल का आप जिक्र करें, वहाँ आप जाइए, जाके चेक कराइए। अगर आपको कॉक्लियर इम्प्लांट है, हो सकता है कि आपको कुछ महीनों के बाद की डेट मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक लंबा क्यू होता है, बहुत लंबा क्यू, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि 25 लाख रुपए का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। मे बी मेडिसिन या जो थोड़े बहुत एक्सपेंस हैं वो आप बेयर कर लें, और आपके बच्चे की जो सुनने की सलाहियत है डॉक्टर साहब वो बेहतर हो जाएगी। हुकूमती सतह पर कुछ है इस तरह का कोई फंड या इस तरह की कोई चीज़ के लोगों के अंदर इस, क्योंकि मैंने जो रिसर्च पढ़ी डॉक्टर साहब 2025 में, मतलब 2025 तक तो एक बड़ा नंबर बहरापन का शुरू जो है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मौजूद। तो हमें ये काम आज करना होगा लोगों के लिए। नहीं हो रहा हुकूमती सतह पर कुछ जी। आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है? कितना महंगा खर्चा है, कुछ किया जाए इसके लिए? रिक्वेस्ट तो देखिए हमारे पास सोसाइटी से रिकमेंडेशन जाते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कितनी रिकमेंडेशन सुन लेती है और कितने एहतजाज को रजिस्टर कर लेती है। अच्छा, एक एसोसिएशन भी मौजूद है ना जो डेफ एंड डम्ब्स के हवाले से एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ के नाम से। दे कैन गाइड देयर ओन मेंबर्स, लेकिन ये कि हुकूमत का काम है कि इस पे कुछ करे। और हुकूमत इस बाहर की यूरोप में ये फ्री लगता है बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट। जी। ओके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो इंसानों की कदर करते हैं ना, उनके लिए जान की हैसियत है, उनको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है। और कज़न मैरिजेस ईरान में मना है ऑफिशियली, यू कैन नॉट मैरी योर कज़न, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे भी ये कहा कि वो बच्चे जो पैदाइशी गूंगे बहरापन का शिकार होते हैं उनमें एक रीज़न जो है वो कज़न मैरिजेस का भी है। या एक और चीज़ भी, खुदारा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो औरत जो आपके ख़ानदान को आगे बढ़ा रही है, जो आपकी फैमिली को बना रही है, उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए, उसके जो जिस्म की ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए। देखिए उसमें कहीं खून की कमी तो नहीं है, उसको आप इमोशनली खुश रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तमाम चीज़ें भी जो हैं ये आने वाले बच्चे की सेहत पर असरअंदाज होती हैं। इसमें चंद चीज़ें, प्रेगनेंसी में दवाएं ना खाएं ख़वातीन, ताकि उसके जो दूसरे वजूहात हैं बहरापन के उसको अवॉइड करें जी। और शुरू अर्ली ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में अगर कोई दवा खाते हैं तो उसके बुरे असरात होते हैं। अगर उसमें आपको मीजल्स हो जाए तो ख़राब असरात होते हैं बच्चे के ऊपर। तो आप इन प्रेगनेंसी में ख्याल कीजिएगा खवातीन का, अदरवाइज उसका असर जो है वो आपके बेबी पर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अपनी गलती की वजह से या अपनी कोताही की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते? कान बह रहा है, मैंने ऐसे स्कूल में भी बच्चे देखे कि अम्मा कॉटन लगा के ना कान को ब्लॉक करके भेज देती हैं। रोज़ कॉटन तो वो चेंज कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता कि मेरा बच्चा अल्लाह ना करे अगर बहरा हो गया। अगर मैं इंटरप्ट करूँ, कुछ माएँ मेरे पास आई हैं कि जी बच्चे से स्कूल से वापस कर दिया कि कान से इसके बदबू बहुत आती, कोई बराबर बैठने को तैयार नहीं है बच्चा। अच्छा, तब वो लेकर आई हैं। ऐसे भी होता है, इतना खराब इन्फेक्शन हो जाता है कि बू आने लगती है, बच्चा कोई उसके बराबर में उसके साथ बैठना नहीं चाहता है, तो इसको स्कूल से वापस कर दिया। तो माँ को फिक्र नहीं हो रही होती बच्चों की कि क्या हाल। मैं बता रहा हूँ कि स्कूल वाले भिजवा रहे हैं कि जी कोई नहीं बैठ रहा है, इसके साथ ले जाओ इसे, तब वो लेकर आए इलाज कराने के लिए। ऐसे भी होता है। सही। तो ये इग्नोरेंस है। माँ बाप को चाहिए ख्याल करें, उन बच्चों को देखें जिनके कान में दर्द हो रहा है, हाथ ले आते हैं कान पर, उनको लेकर आएँ डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास। अनफॉर्चुनेटली ये जो अर्ली डायग्नोसिस है कान का, ये हर कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू गो टू ENT स्पेशलिस्ट। और फिर एडिनॉइड सर्जरी जो अभी मैं करता हूँ तो हम विजुअलाइज करके करते हैं। एडिनॉइड एक ब्लाइंड सर्जरी है। एडिनॉइड सर्जरी उन गुदूद की एडिनॉइड की हम करते हैं जिससे बहरापन होता है। ये टॉन्सिल की तरह नाक की जब पीछे खुलती वहाँ होते हैं, छुपे हुए होते हैं। इट वॉज ए ब्लाइंड सर्जरी कि डालते थे, क्यूरेट और खरोच देते थे, और इसके अलावा हल नहीं था। अब हम कैमरे से देख के करते हैं, उसको माइक्रो डिब्राइडर से उठाते हैं, मशीन से करते हैं, लेज़र से उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देते हैं। तो लेज़र, माइक्रो डिब्राइडर, एंडोस्कोप, ये 3 मिलकर जब एडिनॉइड करेंगे तो एडिनॉइड दोबारा नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा। राइट। और उसका रिकवरी जो है वो भी बहुत जल्दी अच्छा हो जाती है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक और मामला भी है इसमें, वो ये कि उम्र के साथ साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि सुनने की सलाहियत लोगों की कम हो जाती है। हमारे घर के अक्सर बड़े होते हैं। हाँ, तो प्लीज़ खुदारा उनके लिए एक चीज़, ये आपका तोहफा है उनके लिए कि आप उनको
ये डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हियरिंग एड लगाया जाता है ये बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पर डॉक्टर साहब क्या कॉस्ट आती है एक हियरिंग एड की? 10,000 रुपये आती होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। नियरली इसके नज़दीक आती है। इसमें इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा ले रहे हैं। अच्छे वाले की आप बात करें, इससे भी अच्छे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हियरिंग एड से शिकायत होती है, शोर आता है, तो ऐसे हैं जो शोर को रोक लेते हैं, आवाज़ सुनाते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे प्रोग्रामेबल हैं कि आप उसको 3 प्रोग्राम्स पे डाल दें तो आप जाएंगे स्टेशन पर, तो आप स्टेशन पे प्रोग्राम नंबर 3 पे आ जाएगा कि बाहर काँव इतना शोर को कम करेगा, जो एक आवाज़ आ रही नज़दीक में बात कर रहा है उसको पिक करेगा। कुछ ऐसा है जो गाड़ी में बैठे हैं तो उस प्रोग्राम पे चला जाएगा कि इंजन की कंटिन्यूस साउंड है उसको रोक देगा। बाकी आपके तो आपके शोर को कम करने के लिए भी हियरिंग एड है। अच्छा। अब हियरिंग एड का तो ऐसा है ना कि मैं कहता हूँ जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मिनिमम आप कह रहे हैं कि 10,000 की रेंज में आपको एक हियरिंग एड मिल जाता है। अबाउट 8-10,000 मिल जाता है, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना हेल्प करता है उन लोगों के लिए जो ऊंचा सुनने लग गए हैं या जो बहरापन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये क्योंकि ये कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उम्र के साथ साथ जो है ये सुनने की सलाहियत कम हो रही है, ऊंचा सुनने लग गए हैं। हमारे मोहल्ले के ऐसे कुछ बड़े लोग होते हैं, लोगों की तादाद है। डॉक्टर साहब, उसमें क्या यही ऑप्शन होता है आपके पास? देखिए एज में वाइज तो यही ऑप्शन है। कान बह रहा हो तो उसमें बड़ा मसला होता है हियरिंग एड भी काम करना, ताकि उसमें बार बार पानी चला जाता है। लेकिन बहते हुए कानों में भी हियरिंग एड से फ़ायदा लिया जा सकता है। अच्छा। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। और बहरे कान जो है उसको आप सही करने के लिए क्या करेंगे? यंग एज में तो सर्जरी कर लेंगे। ठीक है। अगर कान बह रहा है तो बहना बंद कर देंगे और आप रिपेयर कर देंगे उन बोनी चेन को जो उसमें खला रह गया उसको भर देंगे, या अगर हड्डियां सख्त हैं तो हड्डी बदल देंगे, नई हड्डी लगा देंगे, सुनाई देगा। एज में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है। एक्सट्रीम एजेस में आपको ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि वो आप किसकी सर्जरी कर रहे हैं। right. तो और फिर नस इतनी कमज़ोर हो जाती है, नर्व डाउन हो जाती है, उसमें आपके देयर इज नो सर्जरी इंडिकेटेड। हियरिंग एड इज़ द ओनली सोल्यूशन। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रीजंस क्या होते हैं कि आप अब यंग एज में ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत दी होती है, आप काम भी कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता ये कि ये चीज़ जो है एक वक्त पे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह स्क्रीन आप देखते हैं तो आपको उस वक्त नहीं अंदाज़ा हो रहा था, जो लोग कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है उनकी नज़र ख़राब होने लग जाती है। मैं अगर अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो वो लोग जो हैवी बसेस चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, हॉर्न कानों में, आप थोड़ी लम्बे को सुन, अच्छा वो आदी हो चुके हैं। प्रिवेंशन की आप बहुत अच्छी बात करें कि यू कैन प्रिवेंट योर हियरिंग एंड सेव योर हियरिंग, कि बहरापन ना हो, उससे बचाव है। और वो बचाव है कि आप लाउड मशीनों में काम करते हैं, टेक्सटाइल में या जनरेटर्स के पास, तो आप अपने आप कान को बचाएं, मफ लगाएं, कान को कवर कर लें ताकि कंटिन्यूस आवाज़ ना जाए। अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनने के आदी हैं MP3, तो प्लीज़ देखिए कि ये आपको नुकसान देगा, और नुकसान देने के बाद इसका कोई हल नहीं है हियरिंग एड के अलावा। और ये बचाव की तरकीबें हैं जो बचा सकते हैं, बजाय इसके बहने के। नॉर्मल ईयर्स को आप इस तरह बचाएं कि ओवर यूज़ नॉइज़ पोल्यूशन से बचें, कि बाहर शोर वाली जगह पे आप हैं तो रेस्ट कर लें, कवर कर लें अपने कानों को। सही। तो और इस तरह की जो मिल्स हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है या मशीन्स चल रही होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके हेड को कवर करें, उनके फेस पे मास्क हो, उनके कानों पे जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कान कवर। लेकिन हमारे ये प्रोटोकॉल्स ही नहीं है इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ बन रही है वो उसकी तो प्रोडक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन जो बेचारे जो लेबर है उसको तो हम इंसान ही नहीं समझते ना। लेबर को जिनको दिया भी है वो लगाते नहीं है। हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल का इग्नोरेंस है। आपके मिजाज में ऐसी चीज़ें आ गई अपने आप को इग्नोर करने की और गलत काम करने को फ़ख्र समझते हैं कि मैं तो बगैर लगाए काम कर रहा हूं। वैसे जो हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल है उसको भी लाजमी मास्क पहना हुआ होना चाहिए, क्योंकि कितना यहाँ से भी ट्रैफिक, यहाँ से चारों तरफ से जो है वो ट्रैफिक होता है और उसके लंग्स कितने ख़राब हो जाए। एक मैं सोच रही हूँ एक चीज़ कि आप देखिए कितना ट्रैफिक है, उसका जो वाइट सूट पहना हुआ होता है उसने
है उसका कलर ख़राब हो चुका होता है, वो धुआं लग के काला हो चुका होता है, तो वो जो चीज़ सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सोचिए कि भाई लोग क्या कहेंगे देख के, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को महफूज रखिए। डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़, इस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एजिंग के प्रोसेस की तरफ जब आप बढ़ते हैं, क्योंकि हम डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं ना, हर शख्स के साथ ऐसे ही मामला है, तो ये जो ऊँचे सुनने वाली बात है इसमें हेयरिंग एड एक आप कह रहे हैं कि सपोर्ट के तौर पर काम करता है, तो क्या इसकी वजह से ये जो बहरापन जो बढ़ रहा होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, और अगर आप ना लगाएं तो वो ज़्यादा बिगड़ जाता है? देखिए हियरिंग एड की इस मिसाल ऐसे दूँ कि अगर आप चश्मा लगाएंगे तो दिखाई देगा, अगर आपका चश्मा नज़र कमज़ोर है, ठीक है, तो जब आप लगाएंगे तो सुनाई देगा, वो उसमें सिस्टम में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। अच्छा नहीं, एक है ना, अगर मैं ग्लासेस लगा के रखूंगी तो अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई है तो नहीं मामला, लेकिन क्या है कि फिर उससे नज़र और ज़्यादा पड़ने, नंबर चेंज होने लग जाता है। नहीं, हियरिंग एड लगाना, वो लोग जो हियरिंग एड की आदत हो जाती है निकाल देते हैं, फिर सुनाई नहीं देता, तो समझते हैं शायद अंदर और ख़राबी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको एक आदत होगी हियरिंग एड लगा के सुनने की, तो उससे कोई ख़राबी नहीं होती। लेकिन ये आसानी बहुत है ज़िंदगी में ना, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।